नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जी के जी एस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 इयर्स प्लान, जो भारतीय अर्थशास्त्र यानी कि इंडियन इकोनॉमी से है। और आज हम पंचवर्षीय योजनाओं के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और 1 से लेकर 12 जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इससे अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या फिर कोई अदर स्टेट पीसीएस या एसएससी या किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। तो इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार द्वारा हर 5 साल के लिए शुरू की जाने वाली एक योजना थी। इसका मकसद देश के लोगों की आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद करना होता था। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम था। 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का ये एक आधार था। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सरकार अगले 5 वर्षों के लिए आमदनी और खर्च की योजना बनाती थी। इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजट को दो भागों में बांटा जाता था: गैर योजना बजट और योजना बजट। गैर योजना बजट सालाना दिनों दिन मदों पर खर्च किया जाता था। योजना बजट को पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर खर्च किया जाता था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता था। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मतलब, under 5 year plans, the government used to plan income and expenditure for the next 5 years. Keeping these schemes in mind, the budget of the central government and the state governments was divided into two parts: non-plan budget and plan budget. The non-plan budget was spent annually on day-to-day items. The plan budget was spent on the basis of the targets set in the 5 year plan. The work of preparing, implementing, and regulating 5 year plans was done by the Planning Commission. In the year 2015, Planning Commission was replaced by Niti Aayog, a think tank. प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो 1951 से 1956 तक चला। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। इसे प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसने मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि क्षेत्र को संबोधित किया। भाखड़ा नांगल बांध के लिए भी भारी आवंटन किया गया। इस योजना के अंतर्गत यह हैरो डोमर मॉडल पर आधारित था और बचत बढ़ाने पर जोर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। लक्ष्य वृद्धि दर 2.1% थी और प्राप्त वृद्धि दर 3.6% थी। The first 5 year plan laid the thrust of economic development in India. It was presented by the first Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru to the Parliament of India. It mainly addressed the agrarian sector, including investment in dams and irrigation. Example: huge allocations were made for Bhakra Nangal Dam. It was based on the Harrow-Domer model and emphasized increasing savings. By the end of 1956, 5 Indian institutes of technology were established. The target growth rate was 2.1% and the achieved growth rate was 3.6%. तो अधिकतर एग्जाम्स में सबसे सक्सेसफुल जो प्लान है उनके बारे में और सबसे अनसक्सेसफुल प्लान के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा कि किसका ग्रोथ रेट सबसे हाई रहा है और किसका ग्रोथ रेट सबसे लो रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो 1956 से 1961 तक चला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका मसौदा और योजना पीसी महालोबनिस के नेतृत्व में बनाई गई थी। इसमें त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया गया। सरकार ने इस योजना के तहत घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए आयात पर शुल्क लगाया। लक्ष्य वृद्धि दर 4.5% थी और वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ा कम 4.27% थी। इसका मतलब यह योजना अनसक्सेसफुल रहा। और इसी योजना के तहत
राउरकेला स्टील प्लांट जो राउरकेला में है 1959 में इस्टेब्लिश हुआ जर्मनी की सहायता से। भिलाई स्टील प्लांट जो भिलाई में 1959 में इस्टेब्लिश हुआ रसिया की सहायता से। और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में 1962 में इस्टेब्लिश हुआ यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। The second five-year plan stressed rapid industrialization and the public sector. It was drafted and planned under the leadership of P.C. Mahalanobis. It emphasized quick structural transformation. The government imposed tariffs on imports to protect domestic industries under this plan. The target growth rate was 4.5% and the actual growth rate was slightly less than the expected 4.27%. तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक चला, और इस योजना का फोकस कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर था। राज्यों को अतिरिक्त विकास जिम्मेदारियां सौंपी गई। उदाहरण के लिए राज्यों को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया गया। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी और वास्तविक विकास दर केवल 2.4% ही हासिल हुई। इससे तीसरी योजना की बुरी विफलता का संकेत मिला और सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 घोषित करना पड़ा। चीन भारत पाक युद्ध जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई। यही योजना अवकाश के प्राथमिक कारण भी थे। The focus was on agriculture and improvement in the production of wheat. States were entrusted with additional development responsibilities. Example, states were made responsible for secondary and higher education. Panchayat elections were introduced to bring democracy to the grassroots levels. The target growth rate was 5.6% and the actual growth rate only achieved 2.4%. This indicated a miserable failure of the third plan and the government had to declare plan holidays. From 1966 to 67, 67 to 68, and 68 to 69. The Sino-Indian War and the Indo-Pak War, which caused the third five-year plan to fail, were the primary cause of the plan holidays. और अब देखते हैं हम अपनी चतुर्थ यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1974 तक चली। इसे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किया गया था और पिछली विफलताओं को सुधारने का प्रयास किया गया था। गार्गिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी लेकिन वास्तविक विकास दर 3.3% थी। इसका मतलब हमारा फोर्थ फाइव ईयर प्लान यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी विफल रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा। It was introduced under the prime ministership of Indira Gandhi and attempted to correct the previous failures. Based on Gargi formula, a great deal of emphasis was laid on growth with stability and progress towards self-reliance. The government nationalized 14 major Indian banks and the Green Revolution boosted agriculture. The drought-prone area program was also launched. The target growth rate was 5.6%, but the actual growth rate was 3.3%. That means it was unsuccessful. पांचवी पंचवर्षीय योजना यानी कि फिफ्थ फाइव ईयर प्लान जो 1974 से 1978 तक चला। इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन में प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इस योजना के पहले वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNPDP द्वारा तैयार किया गया था ये। लक्ष्य वृद्धि दर 4.4% थी और वास्तविक विकास दर 4.8% निकली। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। It laid stress on increasing employment and poverty alleviation यानी कि गरीबी हटाओ। 1975 In 1975, the Electricity Supply Act was amended, enabling the central government to enter into power generation and transmission. The Indian National Highway System was introduced.
The minimum needs program introduced in the first year of this plan aimed to provide basic minimum needs. MNP was prepared by DP Dhar. The target growth rate was 4.4% and the actual growth rate turned out to be 4.8%. It means it was the successful plan. And in 1978, the newly elected Morarji Desai government rejected this plan. छठी पंचवर्षीय योजना यानी कि सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो 1985 से 1985 तक चला और इस योजना के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक मुक्ति की शुरुआत को रेखांकित किया गया। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। सी रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। लक्ष्य वृद्धि दर 5.2% थी और वास्तविक विकास दर 5.7% थी, जिसका अर्थ है कि यह भी योजना सफल रहा। It underlined the beginning of the economic liberation by eliminating price controls. It was seen as the end of the Nehruvian socialism. To prevent overpopulation, family planning was introduced. On the recommendation of Sivaraman Committee, the National Bank for Agriculture and Rural Development was established. The target growth rate was 5.2% and the actual growth rate was 5.7%, implying that it was a success. सातवीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 7th 5 ईयर प्लान जो 1985 से 1990 तक चला। इस योजना का नेतृत्व राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया था। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता स्तर में सुधार पर जोर दिया। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना और सामाजिक न्याय प्रदान करके रोजगार पैदा करना शामिल था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणाम ने सातवीं पंचवर्षीय योजना को सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। इसमें गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसने 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्वापेक्षाएं प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। लक्ष्य वृद्धि दर 5.5% थी, हालांकि वास्तविक विकास दर बढ़कर 6.01% तक पहुंच गई। इसका मतलब ये बहुत ही सक्सेसफुल प्लान रहा। दिस प्लान was led by the Prime Ministership of Rajiv Gandhi. It laid stress on improving industrial productivity levels through the use of technology. Other objectives included increasing economic productivity, increasing the production of food grains, and generating employment by providing social justice. The outcome of 6th 5 Year Plan provided a robust base for the success of the 7th 5 Year Plan. It emphasized anti-poverty programs, the use of modern technology, and the need to make India an independent economy. It focused on attaining prerequisites for self-sustained growth by 2000. The target growth rate was 5%. However, the actual growth rate grew to reach 6.1%. और इस तरह से देखा जाए तो सातवीं पंचवर्षीय योजना बहुत ही सक्सेसफुल प्लान रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 8 5 ईयर प्लान जो 1992 से 1997 तक चला। आठवीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार पैदा करना, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। इसमें विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय 6.8% थी। कि इससे मालूम चलता है कि ये भी यानी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 तक चली बहुत ही सक्सेसफुल रही। The 5 Year Plan promoted the modernization of industries. India became a member of India became a member of the World Trade Organization on 1 January 1995. The goals were to control population growth, reduce poverty, generate employment, strengthen the development of infrastructure, manage tourism, focus on human resource development, etc. It also laid emphasis on involving the panchayats and nagar palikas through decentralization. इस तरीके से शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुए हैं 1992 में। The target growth rate was 5.6%, but the actual growth rate was an incredible 6.8%. That implies it was a
मोस्ट सक्सेसफुल प्लान। 9वीं पंचवर्षीय योजना, नाइन्थ 5 ईयर प्लान, जो 1997 से 2003 तक चला। यह भारत की आज़ादी के 50 साल पूरे और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया। इस योजना के अंतर्गत गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लिए सामाजिक क्षेत्रों को समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास की गारंटी में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयासों को देखा गया। तेजी से विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना और देश के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा शामिल है। रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर को बढ़ाना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल थे। लक्ष्य वृद्धि दर 7.1% था, लेकिन इसकी वास्तविक वृद्धि दर कम होकर 6.8% ही रह गई, जो बहुत ही अनसक्सेसफुल रहा। It marked India's 50 years since independence and Atal Bihari Vajpayee led the prime ministership. It offered support for social spheres to achieve complete elimination of poverty and witnessed the joint efforts of public and private sectors in guaranteeing economic development. The focus was also to balance the relationship between rapid growth and the quality of life for the people. The objectives further included empowering socially disadvantaged classes, developing self-reliance, and primary education for all children in the country. Strategies included enhancing the high rate of export to gain self-reliance, efficient use of scarce resources for rapid growth, etc. The target growth rate was estimated at 7.1%, but its actual growth rate fell shorter to 6.8%. That implies it was unsuccessful plan. 10वीं पंचवर्षीय योजना 10 5 ईयर प्लान, जो 2002 से 2007 तक चला। इस योजना की विशेषताएं समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना थी। इसका उद्देश्य प्रति वर्ष 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि करना था। इसका उद्देश्य गरीबी को आधा करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार पैदा करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसमें 2007 तक शिक्षा और वेतन दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतर को कम करने पर भी जोर दिया गया। लक्ष्य वृद्धि दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि 7.6% थी। इसका मतलब ये भी अनसक्सेसफुल रहा। The features of this plan were to promote inclusive growth and equitable development. It intended for an 8% GDP growth per year. It aimed at reducing the poverty by half and creating or simply generating employment for 80 million people. Further, it aimed to reduce regional inequalities. It also emphasized reducing the gender gaps in the field of education and wage rates by 2007. The target growth rate was 8.1%, while the actual growth rate was 7.6%. That means it was unsuccessful plan. 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2007 से 2012 तक चला। 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के अपने उद्देश्य में महत्वपूर्ण थी और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थानों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पेश किया गया था और 2010 में लागू हुआ, और इसी के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य हो गई। इसका मुख्य विषय तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास था। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना है। रंगराजन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। लक्ष्य दर 9% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 8% ही रही। The 11th plan was significant in its aim to increase enrollment in higher education and focused on distant education as well as IT institutes. Example, the Right to Education Act was introduced in 2009 and came into effect in 2010, making education free and compulsory for children aged between 6 to 14 years. Its main theme was rapid and more inclusive growth. It is aimed at environmental sustainability and reduction in gender inequality. C. Rangarajan prepared the 11th 5 year plan. The focus was also laid on providing clean drinking water for all by 2009. The target rate was 9% and the actual growth rate was 8%. It was also a failed plan. 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 2017 तक चली, और इसका विषय था
तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों में बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना और उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना भी था। इसके अलावा इसकी आकांक्षा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर हरित क्षेत्र को बढ़ाने और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने की थी। लक्ष्य वृद्धि दर 9% थी, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की विकास दर को मंजूरी दी। The last 5-year plan had faster, more inclusive, and sustainable growth as its theme. The plan aimed at strengthening infrastructure projects and providing electricity supply in all villages. It also aimed at removing the gender and social gap in admissions at school and improved access to the higher education. Further, it aspired to enhance the green cover by 1 million hectares each year and to create new opportunities in the non-farming sector. The target growth rate was 9%, but in 2012, the National Development Council means NDC approved a growth rate of 8% for this 12th plan. और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारा 5 ईयर प्लान 2017 तक चला, 1951 से शुरू होकर। रोलिंग योजना क्या है, जो 1978 से 1980 तक चला? यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना पेश की। बदले में 1980 में इंदिरा गांधी को दोबारा चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। रोलिंग योजना वह है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों अवटन किए जाते हैं। Rolling plan from 1978 to 1980. This was a period of instability. The Janata Party government rejected the fifth 5-year plan and introduced the new sixth 5-year plan. This, in turn, was rejected by the Indian National Congress in 1980 upon Indira Gandhi's re-election. A rolling plan is one in which the effectiveness of the plan was evaluated annually, and a new plan is created the following year based on this evaluation. As a result, throughout this plan, both the allocation and the targets are updated. Annual plans from 1990 to 1992, यानी कि वार्षिक योजनाएं 1990 से 1992। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं की गई थी और अगले वर्ष 1990 से 91 और 91 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में मनाया गया था। इसका मुख्य कारण आर्थिक अस्थिरता थी। इस दौरान भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के तहत अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई। Annual plans from 1990 to 1992. The 8th 5-year plan was not introduced in 1990, and the following years 1990, 91, and 1991 to 92 were treated as annual plans. This was largely because of the economic instability. India faced a crisis of foreign exchange reserves during this time. Liberalization, privatization, globalization means LPG was introduced in India to grapple with the problem of the economy under Prime Ministership of PV Narasimha Rao. अब पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था? During which 5-year plan the Right to Education Act 2009 was implemented? ऑप्शन से 12वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 12 5-year प्लान, 10 5-year प्लान या 9 5-year प्लान या 11 5-year प्लान। और इसका सही उत्तर होगा 11 5-year प्लान, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना। किस योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी? During which plan the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) was established? ऑप्शन से 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या उपयुक्त सभी। 7th 5-year प्लान, 8th 5-year प्लान, 6th 5-year प्लान या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा 6th 5-year प्लान, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मुंबई
Mr. Saji KV assumed charge as chairman of NABARD on 7th December 2022। मतलब यह कि मिस्टर साजी केवी जो है अभी इसके चेयरमैन है, जिन्होंने इसका पदभार 2022 में संभाला, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर मुंबई में है। हमारा अगला सवाल है, किस देश की सहायता से झारखंड के बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई? विद द असिस्टेंस ऑफ विच कंट्री इन बोकारो ऑफ झारखंड द बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य। बोकारो स्टील लिमिटेड बीएसएल को जनवरी 1964 में झारखंड के बोकारो में एक स्टील प्लांट बनाने के लिए निगमित किया गया था। यह संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था और इसका निर्माण 6 अप्रैल 1968 को शुरू हुआ था। संयंत्र ने 1972 में परिचालन शुरू किया। 1978 में संयंत्र राज्य के स्वामित्व वाली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक घटक इकाई बन गई। Bokaro Steel Limited (BSL) was incorporated in January 1964 to build a steel plant in Bokaro, Jharkhand. The plant was built in collaboration with the Soviet Union and construction began on April 6, 1968. The plant began operations in 1972. In 1978, the plant became a constituent unit of the state-owned Steel Authority of India Limited (SAIL). हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड? ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। सेकंड 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, सिक्स 5 ईयर प्लान या फोर्थ 5 ईयर प्लान। और इसका सही उत्तर होगा फोर्थ 5 ईयर प्लान, यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1974 तक चली, में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इंदिरा गांधी सरकार ने सूखे, अवमूल्यन और मुद्रास्फीति मंदी का सामना करते हुए इस योजना को पेश किया। योजना के लक्ष्यों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, बुनियादी उद्योगों का विकास करना और आर्थिक विकास को बढ़ाना शामिल था। The fourth 5 year plan from 1969 to 1974 saw the nationalization of 14 major Indian banks. The Indira Gandhi government introduced the plan in the face of the drought, devaluation, and inflationary recession. The plan's goals included making India self-reliant, developing basic industries, and increasing economic development. और कैनरा बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब बैंक, सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, ग्रीनलेस बैंक और द कॉरपोरेशन बैंक, ये सभी बैंक इस योजना के तहत नेशनलाइज्ड हुए। और इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आशा है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों और प्रियजनों में इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।